आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी विभाग की साहित्यिक सांस्कृतिक समिति साहित्य संगम द्वारा आयोजित किया गया है। हमारे आज के व्याख्यान का विषय हिंदी भाषा वर्तमान तथा भविष्य है। हम सभी के बीच हमारे हिंदी विभाग प्रभारी प्रोफेसर रुचिरा ढींगरा मैम, डॉक्टर सर्वेश दुबे सर, प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज सर, डॉक्टर विकास सर, डॉक्टर ज्योति मैम, डॉक्टर राजकुमारी मैम, प्रोफेसर दर्शन पांडे सर, डॉक्टर सरिता मैम, डॉक्टर कंचन मैम, डॉक्टर प्रवीण मैम, डॉक्टर कल्पना मैम, डॉक्टर तरुण सर, डॉक्टर अशोक सर एवं डॉक्टर अरविंदर कौर मैम मौजूद हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे शिवाजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव सर किसी कारणवश आज के कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपना शुभाशीष हमें भेजा है। इसके लिए मैं सभी की ओर से सर का धन्यवाद अर्पित करती हूँ। हमारे बीच एक विशेष परिचय भी मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल राय सर। सर आप एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग श्यामलाल कॉलेज सांध्य में दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। सर हिंदी विभाग की ओर से मैं आपका ऑनलाइन बुके देकर स्वागत करती हूँ। सर आपका परिचय कराना मैं अपना दायित्व समझती हूँ। आपकी विद्यालय शिक्षा बलिया उत्तर प्रदेश से हुई है। आपने बीए ऑनर्स, एमए हिंदी एवं एमफिल की परीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। आपको एमए में अध्ययन के दौरान ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। आपने निराला की लंबी कविताओं में नवजागरण का स्वर विषय पर 1991 में एमफिल का शोध कार्य किया। आपने निराला साहित्य पर अपूर्वा बेटा आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट करो खुद को अपूर्वा। सॉरी मैम, कोई बात नहीं, दोबारा हमारे स्टार्ट बीच करिए। नमस्कार, सर्वप्रथम आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपूर्वा चौधरी, साहित्य संगम की उपाध्यक्षा, शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग व साहित्यिक सांस्कृतिक समिति साहित्य संगम की ओर से आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के विशेष व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी विभाग की समिति साहित्य संगम द्वारा आयोजित किया गया है। हमारे आज के व्याख्यान का विषय हिंदी भाषा वर्तमान तथा भविष्य है। हम सभी के बीच हमारी हिंदी विभाग प्रभारी प्रोफेसर रुचिरा ढींगरा मैम, डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे सर, प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज सर, डॉक्टर विकास सर, डॉक्टर ज्योति मैम, डॉक्टर राजकुमारी मैम, प्रोफेसर दर्शन पांडे सर, डॉक्टर सरिता मैम, डॉक्टर कंचन मैम, डॉक्टर प्रवीण मैम, डॉक्टर कल्पना मैम, डॉक्टर तरुण सर, डॉक्टर अशोक मीना सर एवं डॉक्टर अरविंदर कौर मैम मौजूद हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे शिवाजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव सर किसी कारणवश हम सभी के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपना शुभाशीष हमें भेजा है। इसके लिए मैं विभाग की ओर से सर का धन्यवाद अर्पित करती हूँ। हमारे बीच एक विशेष परिचय भी मौजूद है, डॉक्टर अनिल राय सर। सर आप एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग श्यामलाल कॉलेज सांध्य दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। सर हिंदी विभाग की ओर से मैं आपको ऑनलाइन बुके देकर स्वागत करती हूँ। आपका परिचय कराना मैं अपना दायित्व समझती हूँ। आपकी विद्यालय शिक्षा बलिया उत्तर प्रदेश से हुई है। आपने बीए ऑनर्स, एमए हिंदी एवं एमफिल की परीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। आपको एमए में अध्ययन के दौरान ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। आपने निराला की लंबी कविताओं में नव जागरण का स्वर विषय पर 1991 में एमफिल का शोध कार्य किया। आपने निराला साहित्य पर स्वाधीनता आंदोलन का प्रभाव विषय पर 1998 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपको शोध कार्य के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिसर्च फेलोशिप प्राप्त हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 29 वर्षों से आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन और निराला भक्ति आंदोलन में चंद चरित्रान, मानवतावाद एवं जाति संरचना एवं रामधारी सिंह शीर्षक पुस्तकों का लेखन और संपादन आपने किया। आपने अनेक संपादित पुस्तकों में अध्ययन लेखन किया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हेतु पाठ्य सामग्री का लेखन आपने किया।
अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में लगभग 25 शोध पत्र आपने प्रकाशित किए। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुति आपने की। शोध निर्देशन के रूप में पीएचडी छात्रों का निर्देशन किया। इग्नू के श्यामलाल कॉलेज अध्ययन केंद्र के 3 अकादमिक सत्रों में सहायक समन्वयक के पद पर आप कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में कानपुर विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य के रूप में आप नामांकित हैं। सर, मैं आपका हिंदी विभाग की ओर से स्वागत करती हूं और आपको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूं। धन्यवाद। शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग की प्रभारी प्रोफेसर रुचिरा ढींगरा, विभाग के अन्य शिक्षक प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज, प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे, प्रोफेसर दर्शन पांडे, डॉक्टर विकास शर्मा और डॉक्टर सरिता मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, और बाकी जिन शिक्षकों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी को मैं अपना अभिवादन प्रेषित करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बधाई देता हूं और इस अवसर पर मुझे अपनी बात आपके समक्ष रखने का अवसर देने के लिए कॉलेज के साहित्यिक सांस्कृतिक मंच साहित्य संगम का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कार्यक्रम में अनेक छात्र भी मौजूद हैं और उन सभी को मेरा अभिवादन है। मेरे वक्तव्य का विषय हिंदी भाषा वर्तमान और भविष्य है। यहां वर्तमान की बात तो ठीक है, लेकिन भविष्य के विषय में बात करने के लिए किसी प्रकार के ज्योतिष शास्त्र की सहायता लेने की कोई न तो आवश्यकता है न ही उद्देश्य है, क्योंकि भविष्य का निर्माण वर्तमान की बुनियाद पर ही होता है। इसलिए वर्तमान का चिंतन दर्शन करके भविष्य का कुछ आकलन तो अवश्य किया जा सकता है। इस विषय में भविष्य का अर्थ लगभग वही है। दरअसल यहां जिस हिंदी की बात हम कर रहे हैं, उस हिंदी के कई रूप हैं। जब हम सामान्य रूप से हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं है, हिंदी केवल राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी केवल संचार की भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी अपने सभी रूपों में मौजूद है। किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और संस्कृति की अस्मिता उसकी भाषा से जुड़ी होती है। अपनी भाषा को श्रेष्ठ बनाने व उसे सम्मान देने से किसी भी समाज और राष्ट्र का बड़ा कल्याण होता है। जिस देश की भाषा उन्नति करती है, पूरा विश्व उसके समक्ष नतमस्तक होता है। हम सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के निज भाषा प्रेम से अवगत हैं और बहुत ही उनके कुछ लोकप्रिय छंद हैं। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ का यहां उल्लेख जरूर करूंगा। एक तो बहुत अधिक पढ़ा और सुना जाता है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। साफ कह देते हैं कि अगर समाज को प्रगति करनी है, राष्ट्र को प्रगति करनी है, तो सबसे पहले
अपनी भाषा को सम्मान देना होगा, अपनी भाषा को अपनाना होगा। यह भारत के संदर्भ में यह बात अधिक प्रासंगिक हो जाती है। यह हमारा ही देश है जहां पर अपनी भाषा के सम्मान की बात उठाई जाती है। आप ब्रिटेन में जाइए, अमेरिका में जाइए, कहीं भी उनकी भाषा की समस्या वहां नहीं है, भाषा की बात वहां नहीं की जाती। फिर भारतेंदु एक जगह और कहते हैं कि विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूं भाषा माहि प्रचार। कहते हैं कि जितने प्रकार के ज्ञान विज्ञान हैं उनको जहां से मिले वहां से ले लेने की जरूरत होती है, लेकिन जब अपने लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार किया जाए तो ध्यान रहे कि वह अपनी भाषा में होना चाहिए। कहीं ना कहीं भारतेंदु के मन में भाषा को लेकर व्यथा भी थी और चिंता भी थी। एक जगह और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सबगुण होत प्रवीण, पय निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। सब कुछ पढ़ ले, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि। भारतेंदु आज से लगभग 150 साल पहले की हुए और उस समय वे जिस भाषा के संघर्ष को देख रहे थे वह संघर्ष आज भी कोई कम नहीं है। उस जमाने में भी अंग्रेजी पढ़ने के बाद व्यक्ति को पढ़ा लिखा मान लिया जाता था। यह नहीं देखा जाता था कि उसे किसी विषय का ज्ञान है कि नहीं है। एक भाषा के ज्ञान ने मनुष्य को पढ़ा लिखा साबित कर दिया था और आज की स्थिति भी कोई अलग नहीं है। आपको कुछ ना आता हो, केवल फर्राटेदार आप अंग्रेजी बोलिए, आप सबसे अधिक पढ़े लिखे और बुद्धिजीवियों की श्रेणी में गिन लिए जाएंगे, मान लिया जाएगा। सामान्य धारणा है, मैं सभी की बात नहीं कह रहा हूं कि सभी ऐसा मानेंगे, लेकिन सामान्यता। लेकिन भारतेंदु कहते हैं कि जब तक अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा, अपनी भाषा के प्रति सम्मान नहीं होगा, तब तक मनुष्य में हीनता का भाव बना रहेगा। मैं जब हिंदी के वर्तमान की बात करूंगा तो जाहिर है कि वर्तमान कहीं अचानक नहीं आया है, कहीं ऊपर से नहीं आया है, आसमान से नहीं आया है, इसकी एक पृष्ठभूमि है। जब हिंदी भाषा की बात होती है तो हम साहित्यिक भाषा की भी बात करते हैं, और जब थोड़ा पहले हम मध्यकाल की ओर जाते हैं तो मध्यकाल के एक बड़े महान कवि हुए कबीर, और उन्होंने भाषा को लेकर के एक उक्ति दी कि संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर, और एक विवाद भी खड़ा कर दिया। विवाद इसलिए खड़ा हुआ कि कबीर ने संस्कृत को कुएं का जल कहा, संस्कृत, और भाषा को बहता हुआ नीर कहा। भाषा मतलब उनका, भाषा का कहने का मतलब कि जन व्यवहार में बोली जाने वाली भाषा। जाहिर है कि जिस मध्यकाल में कबीर हुए वहां संस्कृत जन भाषा नहीं थी, लेकिन अगर कबीर के इस उक्ति को हम 100% सही मान लें और यह मान लें कि उन्होंने संस्कृत भाषा को कूप जल कहा है, तो यह हमारी भूल होगी। उनका उद्देश्य समूची संस्कृत भाषा के लिए यह वक्तव्य देना नहीं था, क्योंकि आप ऐसा कह करके संस्कृत की जो समृद्ध साहित्यिक परंपरा रही है उस परंपरा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। जाहिर है कबीर ने यह कथन केवल एक सीमित अर्थ में दिया था। उनके संस्कृत कहने का अर्थ पंडों पुरोहितों की उस भाषा से था जो केवल मंत्रोच्चारण और वेदों में प्रयुक्त होती है, जो जन भाषा से दूर की भाषा थी, जन भाषा से सामान्य जनता को समझ में न आने वाली भाषा थी। और केवल इसके लिए उन्होंने कहा, और फिर आगे कहा भाषा बहता नीर। उन्होंने ऐसा कह करके एक भाषा विमर्श को जन्म दिया और कहा कि जो भी भाषा समाज के विशिष्ट वर्ग में बोली जाएगी, सीमित उद्देश्यों से जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, उस भाषा में जीवंतता नहीं होगी, उसमें कुएं के ठहरे हुए जल की तरह उसमें
जो 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 जड़ता है वह समा जाएगी, वह ताजगी नहीं रहेगी जो ताजगी जन व्यवहार में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा में होती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाषा बहता नीर, यानी जनता के बीच में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा में एक ताजगी होती है। और ऐसा करके उन्होंने एक विमर्श जरूर खड़ा किया। और मध्यकाल में भाषा में साहित्य की रचना के शुरू करना एक भक्ति आंदोलन की एक बड़ी विशेषता है कि जो पारंपरिक संस्कृत भाषा थी उस भाषा को छोड़ करके अपनी भाषा में, जन भाषा में इन भक्तों ने अपनी बात कही। और एक नया दौर शुरू होता है वहां से कि हमें अपनी जन भाषा में साहित्य लिखना है, जन भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना है, जनता के बीच में करना है और जनता के लिए करना है। इन्हीं के बाद तुलसीदास ने भी एक बात कही भाषा को लेकर के, और उन्होंने कहा, रामचरितमानस के आरंभ में कहा कि भाषा भनिति भोरी मति भोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। एक तो कहते हैं कि मैं भाषा में अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भाषा यानी जनभाषा, तुलसी की जनभाषा अवधी है। और फिर कहते हैं कि भोरी मत भोरी, और मेरी बुद्धि भी बहुत भोली है। लेकिन तुलसीदास जानते हैं कि जनभाषा में साहित्य प्रस्तुत करने का उन्हें परिणाम भी भुगतना होगा, उनका उपहास किया जाएगा। और यह बात सच भी साबित हुई थी। जनभाषा में साहित्य लिखने का उन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ा था अवधि में लिखने का। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जनभाषा की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। जनभाषा की बात बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी हमारी जनभाषा है। हिंदी की बात करने से पहले हमें जनभाषा को समझ लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अलग अलग कालखंडों में हिंदी के अनेक रूप, चाहे वह साहित्यिक हिंदी हो या सरकारी कामकाज की हिंदी हो या अन्य रूपों में हिंदी हो, अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते रहे हैं। जब हम मध्यकालीन भारत देखते हैं तो हम पाते हैं कि शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के राज्य में महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में ब्रजभाषा हिंदी में राजा के द्वारा शासनादेश भेजे जाते थे। और ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में कुछ अभिलेख संकलित हैं, उनको देख करके पता चलता है कि ब्रिटिश काल में राजभाषा भले ही फारसी रही हो, लेकिन हिंदू राजाओं के समक्ष जब कुछ संदेश भेजा जाता था, कुछ सूचना दी जाती थी, तो वह हिंदी की बोलियों में दी जाती थी। 1786 में जॉन गिलक्रिस्ट ने जो किताब लिखी थी हिंदुस्तानी ग्रामर, उसमें भी उन्होंने यह बताया है कि उस समय हिंदी का प्रयोग किन किन रूपों में चल रहा था। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी दमन नीति का प्रयोग किया और भारत की जो भाषा और संस्कृति है उस पर अनेक तरह के उस पर दबाव डाले गए, उनको बदलने का काम किया गया, उन्हें दबाने का काम किया गया था। और कहा गया था कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा गंवारू है, अमानवीय है, असभ्य है, और एक हीन भावना पैदा करने की कोशिश की गई थी। और यह उद्देश्य मैकाले की शिक्षा नीति के बाद अंग्रेजों ने अपने इस उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त की थी। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, और गांधी जी की बात किए बिना हिंदी की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा गांधी जी को भी यहाँ पर हम कोट करेंगे। देखिए, 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, और हिंद स्वराज में भारत की भाषा समस्या को लेकर के उन्होंने बहुत गहरी चिंता व्यक्त की है। बहुत पतली किताब है, लेकिन अगर गांधी जी की मनोदशा को समझना हो, गंभीर से गंभीर विषयों पर बहुत सरल शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही है, एक साक्षात्कार के माध्यम से। और उसमें उन्होंने एक जगह कहा है कि हम स्वराज की बात भी पराई भाषा में करते हैं। उनका संकेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर था।
जब 1885 में इस कांग्रेस की स्थापना हुई और जितने अधिवेशन होते थे उनमें ज्यादातर बातें अंग्रेजी में की जाती थी। गांधी जी नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन उन्हें यह समस्या दिखाई दे रही थी। कहते हैं कि हम स्वराज की बात भी पराई भाषा में करते हैं, यह कितनी बड़ी दरिद्रता है। अब हमें आजादी चाहिए, लेकिन यह मांग भी हम अंग्रेजी में कर रहे हैं। हम कितने गुलाम हैं, कितने दरिद्र हैं। और फिर कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा को लेकर हमने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी शिक्षा को अपनाकर हमने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले लोग तो हम अंग्रेजी जानने वाले ही हैं। राष्ट्र की हाय अंग्रेजों पर नहीं, हम अंग्रेजी जानने वालों पर हुई। अब ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने तो जो किया सो किया, लेकिन हम अंग्रेजी जानने वाले जो भारतीय हैं, हम भी उनके साथ मिल गए। और एक जगह मैं अभी आपको बताऊंगा, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी जानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंग्रेजी को अपनाकर अपनी निज भाषा का परित्याग करना, उससे नफरत करना या उसको प्रयोग में न लाना, ये इससे गांधी जी आहत थे। आप सभी जानते हैं कि भारतीयों में एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया था जो हिंदी भाषा या भारतीय भाषाओं के प्रयोग करना अपनी शान के खिलाफ मानता था, हेय मानता था। तो गांधी जी ने 18 मार्च 1918 को इंदौर के एक अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन में बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जब वे आ जाते हैं भारत, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी से किसी को नफरत नहीं, उसमें अटूट ज्ञान का भंडार है, यह विश्व भाषा है। फिर भी हिंदुस्तानियों को अनिवार्य रूप से अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये गांधी जी वहां से कह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि देश का एक बड़ा तबका अंग्रेजी सीखने में लगा हुआ है और अंग्रेजी सीख कर पढ़ा लिखा साबित करने में लगा हुआ है। आगे कहते हैं गांधी जी कि अंग्रेजी कभी भी हमारी राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा नहीं हो सकती है। यदि हम भारत को एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो केवल हिंदी ही हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा हो सकती है। गांधी के मन में किसी तरह का कोई संदेह नहीं था हिंदी को लेकर के। यह अलग बात है कि अनेक उनके समकालीन अनेक ऐसे नेता थे जो अन्य भाषाओं के भी थे, उनके मन में संदेह भी था और हिंदी के प्रति अविश्वास भी था, और वो निकल करके बातें आई। मैं एक उदाहरण लूंगा। जब संविधान सभा बनाई गई और संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने की बात उठी थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसे संविधान में सम्मिलित करने के बाद एक वक्तव्य दिया था। वो 2-3 पंक्तियों में मैं आपको यहां बताऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस अवसर पर अपने वक्तव्य देते हुए कहते हैं कि हमने जो किया है उससे ज्यादा अक्लमंदी का फैसला हो ही नहीं सकता था। अक्लमंदी यानी संविधान में जो राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने का जो संतोष है, उस संतोष को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इससे अक्लमंदी का कार्य और कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी है और उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त इसके लिए हमारी पीठ थपथपाएगा। ये राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूंगा कि जो हिंदी के राजभाषा हिंदी है, मैं सभी चूंकि हिंदी भाषा पर बात करनी है इसलिए हिंदी भाषा के कई रूप हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपसे बात की कि राजभाषा हिंदी है, साहित्यिक भाषा हिंदी है, संचार की भाषा हिंदी है, बाजार की भाषा हिंदी है, ये सभी हैं। तो बहुत संक्षेप में मैं अपनी बातों को इनसे जोड़ते हुए आगे ले चलूंगा। जैसे हिंदी के जो विविध रूप हैं, इन रूपों पर बात करते हुए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बोलचाल की भाषा हिंदी को लेकर के, क्योंकि बोलचाल की भाषा हिंदी जो है यह सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर हमारी बोलचाल की हिंदी समृद्ध होगी
तो इस हिंदी के अन्य रूप भी समृद्ध होंगे। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम कितना भी साहित्यिक हिंदी तैयार कर लें, हमारी हिंदी का साहित्य कितना भी समृद्ध हो जाए, हिंदी की प्रगति तब तक नहीं होगी जब तक कि इसके बोलने, इसके लिखने, इसके पढ़ने वाले या इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। तो औपचारिक रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली एक हिंदी है और एक दूसरी है दैनिक बोलचाल में प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी। इसके भी दो वर्ग हैं। एक शहरी युवा वर्ग है जो बोलचाल में जिस हिंदी का प्रयोग करता है उस हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्द मिल गए हैं। ये हिंदी का वर्तमान है। वह जो शहरी युवा वर्ग है, एक बहुत बड़ा तबका जो हिंदी में अपनी सोशल मीडिया के अकाउंट हैंडल कर रहा है, उसकी हिंदी की भाषा आप देखिए, वह हिंदी नहीं, वह तो अब इंग्लिश हो चुकी है। लेकिन इस चिंता की बात नहीं है, प्रयोग जरूरी है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि हिंदी का प्रयोग जरूरी है, हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसका शुद्ध रूप बचा है या नहीं बचा है, क्योंकि अगर हम यह चिंता करेंगे तो हमारी चिंता संस्कृत वाली चिंता हो जाएगी। संस्कृत में किसी भी भाषा और शब्द की मिलावट नहीं है, लेकिन वह संस्कृत जन व्यवहार के प्रयोग से बहुत दूर हो चुकी है। तो इसलिए, और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने वाली हिंदी है, जहां पर कि वहां की स्थानीय बोलियों का प्रभाव है। तो इस रूप में हिंदी आगे बढ़ रही है और उसका विकास रुकने वाला नहीं है। प्रयोग जितना बढ़ेगा वैसे वैसे वह समृद्ध होगी। दूसरी बात आती है राष्ट्रभाषा हिंदी की। अगर इसके राष्ट्रभाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राष्ट्रभाषा मतलब पूरे देश की भाषा, और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हुआ था। गांधी जी जब स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय ही राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पड़ी थी, जिस भाषा में देश के तमाम राज्यों के आंदोलनकारियों से संपर्क किया जा सके या पूरे आंदोलन को जिस भाषा में चलाया जा सके। और उस समय इसकी आवश्यकता पड़ी थी। अब उस समय प्रश्न ये था कि भारत में तो अनेक भाषाएं हैं, किस भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाई जाए। और इस पर बहुत विचार मनन हुआ, मंथन हुआ। और एक बहुत रोचक बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जब देश का स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उस समय गांधी जी ने जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की या उसकी मांग रखी, तो इसका विरोध कई क्षेत्रों से हुआ था। बंगाल जो है वो सबसे अधिक इसका विरोधी था। कारण इसका अगर जानना हो तो निराला ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। निराला सुधा का पत्र का संपादन किया करते थे और अनेक संपादकीय लेख उन्होंने हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने और उसमें उत्पन्न बाधाओं पर केंद्रित करके लिखा है। और उन्होंने कहा है कि चूंकि 1925-30 के आसपास एक धारणा बन गई थी पूरे समाज में कि अगर भारतीय भाषाओं में किसी भाषा का साहित्य सबसे अधिक समृद्ध है तो वह बांग्ला साहित्य है। कई कारण हैं, उसे पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता। हाल ही फिलहाल अभी कुछ ही वर्ष पहले टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और हम सब जानते हैं कि भारतीय नवजागरण का सबसे पहले प्रभाव बंगाल में पड़ा था। वहां का साहित्य थोड़ा आगे चल रहा था। जो हमारे हिंदी साहित्य है या उत्तर भारत का साहित्य है, इससे थोड़ा आगे बंगाल का साहित्य चल रहा था। लेकिन जब 1930 के आसपास भाषा और साहित्य की बात होती है तो 1930 में तो हिंदी साहित्य में छायावाद चल रहा था। और आप सभी जानते हैं, आप सभी जो हैं प्रबुद्ध हैं, हिंदी के विद्वान लोग बैठे हैं, सब जानते हैं कि हिंदी भाषा का जितना विकास, जितना उत्कर्ष छायावादी काल में दिखाई देता है, उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और अगर हम रीतकाल को माने तो वह
खड़ी बोली हिंदी नहीं था, हिंदी का विकास वहां भी हुआ है, वह ब्रज भाषा का विकास था, उसकी बोली है। तो उस समय यह नहीं कहा जा सकता था कि जब राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भाषा का चयन हो तो वो बांग्ला हो। कहा निराला ने, टैगोर का विरोध किया कि टैगोर की स्थिति, मनोस्थिति हिंदी को स्वीकार करने की नहीं है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में। टैगोर ने, निराला ने लिखा कि किसी भाषा के साहित्य, अगर किसी का साहित्य समृद्ध है तो इससे राष्ट्रभाषा का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने सीधे बात नहीं काटी कि आपके, हमारा भी हिंदी का साहित्य भी अब समृद्ध हो रहा है या हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर आपका साहित्य समृद्ध है तो इससे राष्ट्रभाषा तय नहीं होती है। राष्ट्रभाषा तो बोलने और प्रयोग, इसको प्रयोग में लाने वालों की संख्या को देख करके तय होगी। और गांधी जी भी इस बात को इसीलिए मानते थे कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो कम लोगों को हिंदी सीखनी होगी, और अगर कम बोलने वाले लोगों की जो भाषा है उसको बनाया जाए तो ज्यादा लोगों को सीखनी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा वाली स्थिति थी। गांधी के मन में कभी ये दुविधा नहीं आई, और उन्होंने फिर इसको, गांधी और तिलक, मैं लोकमान्य तिलक की भी बात करूंगा, इन दोनों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भरसक प्रयास किया और राष्ट्रभाषा के रूप में इसे घोषित भी किया। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको आपके सामने संपर्क भाषा के रूप में जो हिंदी अभी वर्तमान में है उस पर थोड़ी सी बात मैं करूंगा कि दरअसल संपर्क भाषा किसी भी क्षेत्र, राज्य, समुदाय, प्रदेश, देश के परस्पर विचार विनिमय का माध्यम होती है। जब दो प्रदेश, दो समुदाय, दो समाज, दो देश, कुछ भी कह सकते हैं, दो समूह अगर अपना विचार विनिमय जिस भाषा में करते हैं वह उनके बीच की संपर्क भाषा होती है, और हम सब जानते हैं इसको। भारत में प्राचीन काल से ही मध्य देश की भाषा संपर्क भाषा रही है। जब मध्य देश की बात करते हैं तो हिंदी हमारे मध्य में ही आती है। आप पूरे नक्शे को देख लीजिए भारत के, मध्य प्रदेश अगर हम उसका हार्ट माने, बीच में माने, तो मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी है, और उसके चारों ओर जो राज्य आते हैं, जो क्षेत्र आते हैं, वहां की भी हिंदी है। तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी मध्यकाल में भी हमें दिखाई पड़ती है, प्राचीन काल में भी रही है। प्राचीन काल में हम अगर उस रूप में देखें तब तो नहीं था, लेकिन 10-1100 साल तो 1100-1200 साल तो हिंदी का इतिहास हो ही गया है, जहां से हम हिंदी की शुरुआत मानते हैं। तो बुद्ध से लेकर, आप कह सकते हैं बुद्ध से लेकर पूरे मध्यकाल में संतों और आधुनिक काल के समाज सुधारकों, इन सबकी भाषा को अगर देखें, जिन्होंने अपने संदेश, अपने उपदेश जनता को सीख जिस भाषा में देने की कोशिश की है, वह भाषा कहीं न कहीं जन भाषा रही है, और उस भाषा का संबंध हिंदी से किसी न किसी रूप में अवश्य रहा है। आप असम के, आप पूर्वांचल में जाकर के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, वहां से ही शंकर घोष जो थे वो उधर से आते थे। चैतन्य महाप्रभु को आप देखें, आप तमाम महाराष्ट्र के संतों को देखें, गुजरात के लोगों को देखें, सबने हिंदी के इर्द गिर्द अपनी बात मराठी में भी कही है, तो भी हिंदी के महत्व को स्वीकार किया है। और इसलिए हिंदी भाषा का संपर्क भाषा के रूप में जो महत्व है, उस महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और जो हिंदी भाषा है, इस भाषा को पूरे देश में और देश के बाहर स्थापित करने का काम या प्रसारित करने का काम हिंदी फिल्मों ने किया है, दूरदर्शन के कार्यक्रमों ने किया है, और जितने दृश्य श्रव्य माध्यम हैं उन माध्यमों ने किया है। आप समझिए कि आज देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर
हिंदी बोली और समझी न जाती हो। यह अलग बात है कि प्रायः हम कहते हैं कि हिंदी का विरोध दक्षिण भारतीय राज्य करते हैं या उत्तर पूर्वी राज्य करते हैं, लेकिन अगर केवल हम तमिलनाडु को छोड़ दें, तमिलनाडु में जरूर राजनीतिक तौर पर इसका विरोध किया है, लेकिन तमिलनाडु को छोड़कर अगर अन्य राज्यों को देखें तो उन्होंने या वहां की जनता ने हिंदी का विरोध कभी नहीं किया है। और वास्तविकता यह है कि हम चाहे केरल चले जाएं, हम चाहे आंध्र प्रदेश, मैं तो तमिलनाडु की भी बात कर रहा हूं। आप तमिलनाडु में किसी भी जनपद में जाइए और अगर केवल हिंदी ही आपको आती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां का भी बैठा व्यक्ति हिंदी जानता है, स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप पूछें डू यू नो हिंदी, आपको हिंदी पता है, तो कहेगा कि नो, आई नो ओनली इंग्लिश एंड तमिल। जबकि जब उसकी रोटी का सवाल उठता है, अगर तमिल ड्राइवर है और आप अगर वहां आप घूमने जाएं, आपसे हिंदी में बात करेगा, क्योंकि उसकी रोटी उससे जुड़ी हुई, वहां वह उसे अस्वीकार नहीं करेगा। यही स्थिति नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो हिंदी की जो व्यापकता है, इस व्यापकता के पीछे दो बड़े कारण मुझे दिखाई देते हैं। एक तो बॉलीवुड है। हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, यह लोकप्रियता अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी व्याप्त है। आप कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आप किसी भी राज्य में जाइए, हिंदी फिल्में वहां खूब लोकप्रिय हैं, हिंदी गीत वहां खूब लोकप्रिय हैं। लेकिन जब एक भाषा के रूप में हिंदी की बात की जाती है तो अचानक ही उससे विरोध, मनोरंजन से कोई विरोध नहीं है, उससे विरोध होता है। तो वो केवल आभासी विरोध है, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आज का जो 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 संचार भाषा है, उस संचार भाषा में अभी सबसे सशक्त जो संचार माध्यम है, आप सभी जानते हैं कि मल्टीमीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया आज सबसे अधिक सशक्त हो चुका है। और सोशल मीडिया में जिस हिंदी का प्रयोग हो रहा है, हम उसके व्याकरण पर ध्यान न दें, हम उसके स्वरूप पर ध्यान न दें, हम इस बात पर ध्यान दें कि पूरे देश में सोशल मीडिया पर जिस हिंदी का प्रयोग हो रहा है, वह हिंदी आगे प्रवाहित रहेगी, आगे उसका वजूद रहेगा। मैं एक बात और आपसे साझा करना चाहता हूं ठीक इसी संदर्भ में कि जो वर्तमान युग है, यह युग यांत्रिकता और बाजारवाद का युग है। वही भाषा टिकी रहेगी, उसी भाषा का वजूद बना रहेगा जो भाषा मशीनीकरण, यांत्रिकीकरण या कंप्यूटरीकरण के साथ आगे बढ़ेगी। और दूसरी बात कि जो भाषा बाजार की भाषा बन करके रहेगी। ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन यह वास्तविकता है, यथार्थ है। बाजार की भाषा अगर हिंदी बन जाए, या अभी भी है, आगे भी होगी, तो आप निश्चिंत रहिए, हिंदी भाषा सुरक्षित रहेगी। क्योंकि आने वाला दिन भी आने वाले दिनों से बाजार गायब नहीं होने वाला है। हम लोग अगर ये सोचते हैं कि हिंदी में अधिक से अधिक साहित्य लिखा जाए तो हिंदी समृद्ध हो जाएगी, हिंदी में अधिक से अधिक हम कार्यालयों में इसका प्रयोग करें, तो यह आंशिक रूप से सत्य है। क्योंकि कार्यालयों में जिस हिंदी का प्रयोग होता है, सरकारी कामकाज के उद्देश्य से जिस हिंदी का प्रयोग होता है, वह हिंदी सीमित लोगों के बीच में बोली और समझी जाती है या उसका प्रयोग किया जाता है। और साहित्यिक हिंदी, आप सभी जानते हैं कि साहित्य पढ़ने वाले लोग कितने हैं। सबसे बड़ा रोना आजकल यही है कि साहित्य के पाठक बहुत कम होते जा रहे हैं। जब से यह
स्क्रीन हमारे सामने आया है, या इंटरनेट और बाकी आप कह सकते हैं कि जो आधुनिक जो मोबाइल आ गया है, इस पर समय बिताने वाले लोग अधिक हैं। साहित्य की पुस्तकें पढ़ने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। यह केवल भारत की चिंता नहीं, ये पूरे विश्व की चिंता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि साहित्य का प्रयोग हिंदी ऑनर्स ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा तो हिंदी सुरक्षित रहेगी, तो यह आंशिक सत्य है, क्योंकि उससे नहीं, जन व्यवहार में जिस भाषा का प्रयोग अधिक होगा, अगर सोशल मीडिया में हिंदी का प्रयोग अधिक हो रहा है, अगर युवा हमारा अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो जिस रूप में करे, अशुद्ध रूप में करे, कोई चिंता की बात नहीं है। शुद्ध रूप में करने के लिए हम लोग हैं, कर रहे हैं, लेकिन प्रयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने अतीत से सीखना होगा। संस्कृत की स्थिति आज यह है कि वह केवल मंत्रोच्चारण की भाषा बनकर रह गई है। संस्कृत सुनने को हमें कहाँ मिलता है? या तो मंदिरों में मिलता है, या वैवाहिक अवसर पर कुछ मंत्र सुनने को मिलते हैं। जन व्यवहार में तो इसका प्रयोग लगभग नहीं होता है। तो अगर हम हिंदी के लिए भी अगर वही सख्त दृष्टि अपनाएं कि हिंदी शुद्ध है कि नहीं है, हिंदी में उर्दू और फारसी के शब्द क्यों आ रहे हैं, हिंदी में अंग्रेजी के शब्द क्यों आ रहे हैं, अगर हमारी चिंता इसी पर केंद्रित हो जाएगी तो हिंदी विकसित नहीं हो पाएगी और हिंदी अपने स्वरूप का विस्तार नहीं कर पाएगी। तो ये हिंदी का वर्तमान है और इस वर्तमान को स्वीकार करना होगा। बहुत से मेरे ऐसे मित्र हैं जो कि दूसरे विषयों के हैं, कई बार मजाक मजाक में वो कहते भी हैं कि इतनी सारी चीजें आ रही, हिंदी में शब्द क्यों नहीं है? जैसे मोबाइल है, मोबाइल के लिए आप लोग हिंदी में शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, या इसकी खोज क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इस तरह के अनेक ऐसे शब्द हैं, जैसे स्टेशन है, स्टेशन शब्द का तो इसमें बहुत कुछ लोग उपहास में भी कहते हैं कि चलिए रेलगाड़ी को लौह पथगामिनी कह दिया जाए तो ठीक है। इससे बात बनती नहीं। ये अगर भाषा का उपहास करना हो तो आप अनुवाद करने लगिए, और अनायास अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ भाषा को लेकर के एक नियम है, एक नीति अपनाई गई है, राजभाषा विभाग ने अपनाई है, और ये कहा है कि जो जितने तकनीकी शब्द हैं जिनका प्रयोग अंग्रेजी में हो रहा है या अन्य भाषाओं में हो रहा है, उनको हम देवनागरी लिपि में अपना लें। स्टेशन को अनुदित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मोबाइल को अनुदित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब समय आ गया है कि हमें केवल शुद्ध हिंदी या अनुदित हिंदी पर ही स्वयं को केंद्रित नहीं करना है, बल्कि इससे आगे बढ़ करके अनेक विदेशी और अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपनाना है, और ये अपनाने से ही हमारी हिंदी समृद्ध होगी। मुझे अभी एक बात और याद आ रही है कि जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो स्थितियां हमारे सामने हैं, उसमें भाषा का एक नव उपनिवेशवाद खड़ा हो गया है, और साम्राज्यवादी नियंत्रण का यह एक हथियार है जिसके माध्यम से जो विकसित देश हैं वे विकासशील देशों को, उन देशों की भाषा और उनकी संस्कृति को ध्वस्त कर उन पर अपनी भाषा और संस्कृति को लाद रहे हैं, और इसे स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि आप देखें कि किसी जमाने में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, मुझे बहुत अभी एक कविता याद आ रही है, निराला की एक कविता है, तुलसीदास। तुलसीदास कविता के नायक तुलसीदास हैं, और उस समय भारतीय संस्कृति का जो ह्रास हुआ था तुलसी के जमाने में, मुगल आधिपत्य के बाद, उस ह्रास की चिंता से तुलसीदास कविता की शुरुआत होती है। और निराला इस मामले में इतने समर्थ हैं कि उनकी कविताओं के अर्थ का स्वरूप बहुत विस्तृत होता है। वह कविता केवल मध्यकाल की बात नहीं कहती है,
वह कविता आधुनिक काल की भी बात कहती है, जब अंग्रेजों की संस्कृति हम पर पड़ रही थी या हम पर लादी जा रही थी। और वह कविता 20वीं शताब्दी में भी, 20वीं शताब्दी की तो कब थी, या 21वीं शताब्दी में भी उतनी ही सच है, जब ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जो पूंजीवादी संस्कृति या अंग्रेजी जो अमेरिकी जो पूंजीवादी जो साम्राज्य है, उसका जिस तरीके से हम पर दबाव महसूस हो रहा है, तीनों ही स्तरों पर वह कविता सार्थक साबित होती है। तो इस समय हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है हिंदी को लेकर के, क्योंकि और हम सचेत हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए हिंदी कहीं से भी पिछड़ नहीं रही है। अगर आप कंप्यूटर की बात करें या यांत्रिकीकरण की बात करें, तो हम सब जानते हैं कि हिंदी कंप्यूटर की भाषा के रूप में कहीं से पीछे नहीं है। और भाषा कई मामलों में अंग्रेजी से अधिक वैज्ञानिक है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, हम सब हिंदी के शिक्षक और छात्र हैं, तो कई मामलों में उससे अधिक वैज्ञानिक है। हाँ, इतना जरूर है कि विज्ञान और तकनीक के आविष्कार हमारे देश में कम होते हैं, आविष्कार तो पश्चिम में ही होते हैं। इसलिए जिन भाषाओं में इन यंत्रों की प्रोग्रामिंग की जाती है, वह भाषा तो मूलतः अंग्रेजी होती है। इसलिए जब हम उसको हिंदी में करने की कोशिश करते, तो ऐसा लगता है कि हम अंग्रेजी से पीछे हैं। अगर हमारे यहाँ आविष्कार बढ़ जाएं, हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक और उपकरणों की खोज होने लगे, तो कोई जरूरत नहीं है कि उस उपकरण की जो प्रोग्रामिंग की जो भाषा है, वह अंग्रेजी पहले हो, पहले हिंदी हो सकती है। तो बहुत आवश्यक है कि हम उस पर रुचिरा, समय का बताना, आवाज अनम्यूट कीजिए। आप जब तक बताना चाहें, आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, समय सीमा तो है, ठीक है, थोड़ा सा और मैं अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि देखिए जो राजभाषा हिंदी है, उस राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को लेकर के कुछ समस्याएं हैं, उन पर मैं थोड़ा सा बात करूं, क्योंकि हिंदी की बात होती है तो राजभाषा की बात करना भी बहुत जरूरी है। राजभाषा हिंदी की स्थिति व्यवहार और कार्यान्वयन के धरातल पर अभी भी संतोषप्रद नहीं है। यह अपनी पूर्ण स्वीकृति के लिए आज भी संघर्ष कर रही है, और इनके मूल में कुछ कारण हैं। उन कारणों पर जब तक हमारा ध्यान नहीं जाएगा, तब तक हम इनमें सुधार संभवतः नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला कारण, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था अभी कुछ समय पहले, कि राजनीतिक हस्तक्षेप। जब हिंदी को राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में जब भी इसको प्रतिष्ठित करने का सवाल उठाया गया या इसका प्रयास किया गया, तब सामान्य जन के माध्यम से नहीं, राजनीतिकों के माध्यम से इसका विरोध किया गया। दोनों में बहुत फर्क है। राजनीतिक जो लोग होते हैं, उनके अपने स्वार्थ होते हैं। भाषा और धर्म की राजनीति जब की जाती है, तो वह स्वार्थ के लिए की जाती है। जबकि सही विरोध अगर आंकना हो, तो जनता के बीच में बैठ करके आप देख सकते हैं कि जनता किस मूड में किसी भाषा का विरोध कर रही है या धर्म का विरोध कर रही है। तो एक बड़ा कारण राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है। एक और कारण रहा है, हिंदी जो सही रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पा रही है राजभाषा के रूप में, वह अनुवाद की समस्या है। देखिए, अनुवाद अगर सही न किया जाए, मैं अभी आपको एक बात बताऊं कि संघ लोक सेवा आयोग जब अपनी परीक्षाएं आयोजित करवाता है, तो बहुत अफसोस की बात है कि ठीक है कि भाषा तो माध्यम तो हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है, लेकिन ओरिजिनल जो उनका जो मूल मौलिक जो प्रश्न पत्र होता है, वो अंग्रेजी में होता है और उसका हिंदी में अनुवाद करवाया जाता है।
और परीक्षार्थियों के समक्ष वही अनूदित प्रश्न सामने होता है। कई बार अगर इसका अनुभव आपको करना हो तो आप गूगल से अनुवाद करके देखिए। अंग्रेजी कोई हो उसका हिंदी में, या हिंदी हो तो अंग्रेजी में, मूल रूप से आप जब अनुवाद करेंगे तो आप पाएंगे कि 10, 20, 30% जो तथ्य है वह अनुदित होकर डिस्टर्ब हो जाता है, वह मौलिकता वहां नहीं होती है। और यही कारण है कि अनुवाद करके जो वाक्य हमारे सामने आता है उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है, और हम कह देते हैं कि हिंदी बहुत क्लिष्ट है। हिंदी की क्लिष्टता के पीछे सही अनुवाद न होना भी है। गूगल अगर हिंदी अंग्रेजी के वाक्य का अनुवाद करेगा, इतने बड़े वाक्यांश का करेगा, तो कई बार वह गड़बड़ी कर देगा, और जो बात अंग्रेजी में कही गई है वह बात हिंदी में समझ में नहीं आएगी। और हिंदी माध्यम के जो परीक्षार्थी होते हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या आती है। कोई छात्र हमसे बात करता है, पूछता है कि सर कई बार तो प्रश्न ही समझ में नहीं आया था, तो मैं कहता हूं कि तुम अंग्रेजी वाला भी पढ़ लिया करो। अंग्रेजी उनका मूल रूप से उन्होंने अंग्रेजी में प्रश्न लिखा है, अगर हिंदी अनुवाद है, अगर ना समझ में आए तो अंग्रेजी को पढ़ लो। तो यह हमारे लिए बहुत बहुत शर्म की बात है। क्यों नहीं मूल रूप से हिंदी में प्रश्न पत्र तैयार किया जा सकता है? तो अच्छा, एक और चीज कि चूंकि जो मानक शब्दावली बनाई जाती है, हमारे देश में अनेक राज्य हैं और प्रत्येक राज्य कई क्षेत्रों में अपने अपने मानक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं और अपने लिए तैयार करते हैं। जब हिंदीतर क्षेत्र का कोई व्यक्ति या विदेशी भाषा का कोई व्यक्ति हिंदी सीखने के लिए जब आता है और जब वह देखता है कि एक ही शब्द के लिए 2-2, 3-3 शब्द प्रचलित हैं, तो वह कंफ्यूज होता है। अंग्रेजी में ऑफिस है, लेकिन जब हिंदी में वह कार्यालय भी देखता है, दफ्तर भी देखता है, और अपने अंग्रेजी के ऑफिस का देवनागरी रूप भी देखता है, तो वह पूछने को बाध्य होता है कि मैं किस हिंदी को सीखूं। तो कुछ समस्याएं इस तरह की हैं जहां पर इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे देश का जो भौगोलिक स्थिति है, जो सांस्कृतिक स्थिति है, जो भाषिक स्थिति है, उसमें भी थोड़ी जटिलता है, जिसकी वजह से ये कुछ समस्याएं आती हैं, जिसे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संवैधानिक समस्या भी है। देखिए, जब हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था तो एक निश्चित अवधि के लिए किया गया था, हमेशा के लिए नहीं किया गया था। चूंकि उस समय के लोग जो सरकारी कार्यालयों में काम करते थे या संसद में काम करते थे, वे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अधिक करते थे, उनसे अधिक मित्रवत थे, इसलिए उनको तैयार होने के लिए एक समय दिया गया था और देश को भी तैयार होना था उसके लिए। तमाम तरह की शब्दावली का निर्माण करना था। राजभाषा आयोग का गठन इसीलिए किया गया था। लेकिन जब हम हर 10-15 वर्ष के बाद की स्थिति को देखते हैं तो पाते हैं कि समय सीमा का लगातार विस्तार होता रहा। 10-15 साल और बढ़ाया जाए, 20 साल और बढ़ाया जाए, और स्थिति यह आ गई कि हिंदी को कभी अनिवार्य नहीं बनाया गया। जबकि संविधान सभा जब बनी थी तो उस समय यह संकल्प किया गया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी, और जहां पर हिंदी का प्रयोग करने के लिए लोग सक्षम नहीं है, उन्हें सक्षम बनाया जाए। और भले ही इसके लिए समय लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, समय दीजिए, लेकिन स्थिति यह है कि आप देखें कि 1949 से लेकर के 2022 तक, चूंकि हमारे दृढ़ संकल्प में कोई कमी थी, दृढ़ संकल्प का अभाव था, इसलिए
अभी भी हम विकल्प की ही अवस्था में बैठे हुए हैं। हिंदी अभी भी विकल्प के रूप में है। मना कहीं नहीं किया जाता, लेकिन अंग्रेजी समानांतर रूप से हमारे साथ खड़ी है, जो कि कब का खत्म हो जाना चाहिए था। बाकी सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनमें भी इच्छा शक्ति की कमी रही है। कुछ तो निजी स्वार्थ में, निजी राजनीतिक लाभ के चक्कर में इसका समर्थन नहीं करते, और कुछ में दृढ़ संकल्प का अभाव है। तो ये ऐसे कारण हैं जो जब तक रहेंगे तब तक राजभाषा हिंदी का तो भला नहीं होगा, और जिस रूप में चल रही है उसी रूप में चलती रहेगी। इसके लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक जो तकनीकी शब्दावली आयोग है, उसके द्वारा जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया में भी थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है। कोशिश यह करनी चाहिए कि अनुवाद की जगह बहुत ही सरल और सीधे शब्दों का प्रयोग किया जाए, ताकि उसको अपनाने वाले कभी उसे क्लिष्ट ना कहें, कठिन ना कहें। उसके अलावा जो, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं, जैसे दिल्ली है, बड़े बड़े शहर हैं, इनमें अदालतों की भाषा अंग्रेजी है। आप देखें कि दिल्ली में जनता के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वह हिंदी है। अंग्रेजी और हिंदी का अनुपात देखें तो बहुत 90 और 10 का आ जाएगा। लेकिन अदालतों की भाषा अंग्रेजी है। आप दिल्ली हाई कोर्ट में जाइए, हिंदी में बहुत समस्या होगी आपको। कोई कागज नहीं मिलेगा, कोई वहां पर आदेश नहीं मिलेगा, कोर्ट का आदेश भी अंग्रेजी में होगा। ये कैसे सुधरेगा? या ऐसे नहीं सुधर सकता है। कानून की पढ़ाई अगर आप अंग्रेजी में कराएंगे तो जो वकील और जज वहां पर आएंगे इस प्रक्रिया में, वे हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, यह आप कैसे मान सकते हैं? तो सबसे पहले तो कानून की भाषा को तय करना होगा कि वह हिंदी हो या ना हो। फिर हिंदी में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ये सब हम सभी इस बात को जानते हैं। और कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने की सुविधा एवं प्रशिक्षण में वृद्धि करने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय कंप्यूटर का ही है। वर्तमान समय भी चल रहा है और आगे और इसका प्रयोग बढ़ेगा। और कंप्यूटर को जनता के लिए उपयोगी बनाने की जरूरत है। कंप्यूटर में भी बदलाव करने की जरूरत है, और वह हमारे वैज्ञानिकों और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का कार्य है। तो कुछ ऐसी ये बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके हम इन समस्याओं से लड़ सकते हैं, जो समस्याएं हमारे सामने मौजूद हैं। मैं अब थोड़ा सा हिंदी भाषा के भविष्य पर बात बहुत संक्षेप में करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हिंदी भाषा का भविष्य, इस पर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वर्तमान और अतीत में हिंदी के साथ हमारा कैसा अनुभव रहा है। हिंदी का स्वरूप वर्तमान समय में क्या है, और इस स्वरूप को देखते हुए आने वाले कल में हिंदी का क्या स्वरूप होगा, इसका आकलन और अंदाजा हम कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में हिंदी जिस तरीके से जनभाषा बनने की ओर अग्रसर है, उससे यह बात साफ है कि हिंदी का सरलतम रूप ही आगे अस्तित्व में रहेगा। क्लिष्ट रूप हिंदी का पीछे छूटेगा,
यह निश्चित है, क्योंकि जैसा कि मैंने इससे पहले अपनी बात में कहा कि जो भाषा जन व्यवहार की भाषा रहेगी, जनता के बीच में रहेगी, और जिसकी बात कबीर ने भी कही थी, भाषा बहता नीर, वही भाषा वजूद में रहेगी। सोशल मीडिया और आज के युवा वर्ग के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो भाषा है, वह भाषा बहुत सरल भाषा है। और दूसरी जो बात है कि आने वाली जो हिंदी है, उसमें अब बड़े बड़े वाक्य नहीं चलेंगे, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग अधिक होगा। इसके दो लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि भाषा बहुत सरल हो जाएगी, और दूसरा लाभ यह है कि भाषा अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचेगी। मैं बहुत व्यापक स्तर पर हिंदी की प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूं। हम लोग साहित्यिक अगर रूप में बात करें तो बहुत संक्षिप्त होगा, वो बहुत बहुत सीमित होगा। दूसरा, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के साथ जो भाषा कदम से कदम मिला करके चलेगी, वही भाषा आने वाले दिनों में जीवित बचेगी। संसार की सभी भाषाएं ऐसा काम नहीं कर पाएंगी, इसलिए आने वाले समय में संसार की अधिकांश भाषाएं, ज्यादा से ज्यादा भाषाएं लुप्त हो जाएंगी, और वे ही भाषाएं अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगी जो अधिक से अधिक लोगों के बीच प्रयोग में लाई जाएंगी, जो कंप्यूटर और मशीन और यंत्रों के बीच जीवित रहेंगी, और जो संपर्क भाषा के रूप में रहेंगी। अप्रचलित शब्द जो हिंदी के हैं या सभी भाषा में होते हैं, कुछ शब्द बहुत प्रचलित होते हैं, कुछ कम प्रचलित होते हैं, कुछ अप्रचलित होते हैं। आने वाले दिनों में अप्रचलित शब्द धीरे धीरे लुप्त होते चले जाएंगे। आप देखें कि पानी शब्द के कितने पर्यायवाची शब्द हैं। जल भी है, नीर भी है, वार भी है, अम्ब भी है, सभी हैं, लेकिन प्रयोग में पानी ही आता है और जल आता है। आने वाले समय में अम्ब कहने वाला आज भी नहीं है, और आगे तो और भी नहीं होगा। वार कहने वाला कोई नहीं होगा, पानी ही जीवित रहेगा। तो अप्रचलित जो शब्द हैं, वे धीरे धीरे भाषा के दामन को छोड़ देंगे और लुप्त हो जाएंगे। इसके अलावा नई शब्दावली से युक्त भाषा वजूद में आएगी। आने वाले समय में हिंदी में नई नई शब्दावलियां आएंगी। व्यवहार से शब्दावलियां बनती हैं, संकेत से शब्दावली बनती है। यह जो युवा वर्ग जिस हिंदी का प्रयोग कर रहा है, 15-15 वर्ष, 18-18 वर्ष, 20-20 वर्ष के बच्चे जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं या बातचीत में कर रहे हैं, मैसेजिंग में कर रहे हैं, उसमें आप देखिए, हम सबको उतना अंदाजा भी नहीं होगा कि अनेक शब्दों और संकेतों की इजाद इन्होंने कर ली है, इनकी खोज कर ली। और कई बार आप जब अपने छात्रों से खुल करके बात करें या कोई खुल करके बताने वाला हो तो बताएगा, या हमारे बच्चे जो अपनी संतानें हैं जो अगली पीढ़ी की हैं, वे जब भाषा के बारे में और अपने संकेत चिन्हों, और उनके बारे में संकेत चिन्ह भी भाषा होती, उसके बारे में बताते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो बहुत पुराने हो गए। जिस तेजी से भाषा विकसित हो रही है और नई नई चीजें आ रही हैं, हम तो बहुत पीछे छूट गए। यही यथार्थ है, भविष्य का यथार्थ है, इसे हमें स्वीकार करना होगा। तो नई शब्दावलियां बनेंगी, और बेशक वे शब्दावलियां हमारे जो 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 शब्द संग्रह है उसमें न हो, उसके लिए नए शब्द संग्रह बनेंगे, शब्दकोश बनेंगे, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाषा का प्रयोग लगातार होते रहना चाहिए। जो भविष्य की हिंदी होगी, आने वाले दिनों की हिंदी होगी, उसमें संक्षेपण की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अब वह समय नहीं है कि एक
सूत्र वाक्य को कहने के लिए 5 वाक्य कह करके अपनी बात रखी जाए, बल्कि स्थिति इसके ठीक उल्टी है। बहुत अधिक बात न तो आपकी सुनने को कोई तैयार है और ना ही समझने को तैयार है। कारण है उसका, आधुनिकता की जो दौड़ है, जो आंधी है, उसमें अगर किसी चीज की सबसे अधिक कमी है तो वह समय है। किसी के पास भी समय नहीं है कि आपकी एक बात के बदले वो 10 बात सुने। और जो युवा दल है, युवा वर्ग है, वर्ग कहूंगा, उसके पास तो और भी, हमारे आपके पास तो कुछ समय है भी। जो यूथ है आज का, उसके पास इतना समय नहीं है। तो अब वह क्या करता है, हम पहले पूरा वाक्य लिखते थे, वाक्य का छोटा हिस्सा पदबंध हम कहते हैं और उसका छोटा हिस्सा शब्द है। अब उसे पूरा वाक्य लिखने का समय नहीं है। जो युवा है, जो आने वाले भारत का निर्माता है, वह अब कुछ समय तो पदबंधों से काम चला रहा था, अब तो केवल शब्द से ही अपनी बात कह डालता है, कुछ संकेतों के माध्यम से। और यही भविष्य है, प्रयोक्ता ही भाषा के भविष्य है। तो इसलिए संक्षेपण की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ेगी। उसके बाद 1-2 और बातें हैं जो भविष्य की हिंदी में हमें देखने को मिलेंगी। उनमें से एक है संवेदनहीनता की प्रवृत्ति। आने वाले समय में समाज की भाषा भावना से संचालित नहीं होगी, यह पूरी तरह से बौद्धिकता से संचालित होगी। और आप सब जानते हैं कि भावना और संवेदना का गहरा रिश्ता है। बौद्धिकता और संवेदना दोनों में कम पटती है। तो जब बौद्धिकता बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो संवेदना और भावुकता नहीं होगी वहां। तो भाषा में अगर आप सेंटिमेंट और इमोशन ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी, तो उसकी कमी देखने को मिलेगी। और इसके बाद बहुभाषिक मिश्रण देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि अनेक भाषाओं के शब्द एक जगह एकत्रित होकर भाषा के एक नए स्वरूप को गढ़ेंगे। हिंदी का अगर नया स्वरूप होगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें कितने विदेशी भाषाओं के और कितने अन्य शब्द उसमें आ जाएंगे, हम कह नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और इससे भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने माना है कि हिंदी का प्रयोग हो, और भले ही अब हम अगर हिंदी में ट्रेन, स्टेशन और मोबाइल शब्द का प्रयोग करते हैं तो करते हैं और हमने स्वीकार किया है। तो अगर अंग्रेजी शब्द का अधिक से अधिक प्रयोग करके हिंदी को इंग्लिश अगर बना दिया गया है या बनाया जा रहा है, तो हमें उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है। रोकने चलेंगे तो हमें प्रयोग करने वाले कम हो जाएंगे। और हमें इस बात से निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर हिंदी वजूद में रहेगी तो बदलाव तो आएगा। और कोई भी भाषा जब वजूद में होती है तो उसका कोई एक स्थिर रूप नहीं होता है, गतिशील होती है भाषा। भाषा बहता नीर जब कबीर ने कहा तो इसीलिए कहा कि आप कुएं का जल न बनाएं, इसे बहता हुआ नीर बनाएं। और बहती हुई नीर में ताजगी होती है और समय और समाज के साथ चलने की प्रवृत्ति भी होती है। तो मैं बहुत संक्षेप में वो अपनी बात मैं समाप्त कर रहा हूं। मुझे बस 1-2 बातें और आपके समक्ष रखनी है और बात मैं अपनी समाप्त कर दूंगा। जो संविधान जब तैयार हुआ था अपने देश का, तो एक संकल्प के साथ हुआ था कि हमारे देश की भाषा को इसमें स्थान मिलेगा और आजादी केवल
राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक आजादी भी थी। भाषा संस्कृति का अटूट हिस्सा है, इसलिए सांस्कृतिक आजादी में भाषिक आजादी भी सम्मिलित थी। लेकिन आजादी के बाद भी बहुत से हमारे जो लक्ष्य थे वे पथभ्रष्ट हुए, हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। और कई चीजों को लेकर के तमाम हिंदी में अनेक कविताएं लिखी गई, अगर उनको देखना हो तो हम देख सकते हैं। रघुवीर सहाय से लेकर के और तमाम लोगों ने, धूमिल ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, दुष्यंत ने बहुत सी बातें कही हैं। तो संविधान में जो बातें कही गई, तो बाद में फिर लोगों ने यह महसूस किया, साहित्यकारों ने महसूस किया कि जो सही स्वराज है वह स्वराज हमें मिला नहीं। स्वराज तो तब है जबकि हमारी भाषा भी आजाद हो जाए, हमारी संस्कृति आजाद हो जाए, हमारी मानसिकता आजाद हो जाए, हमारी गरीबी से हमें मुक्ति मिल जाए। तमाम तरह के बहुत सारे स्वरूप थे जिनको लेकर के संविधान लागू किया गया था, इस लक्ष्य को लेकर के लागू किया गया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसको लेकर के तमाम हिंदी के साहित्यकारों ने अपनी बातें कही हैं। मैं सिर्फ उनमें से दिनकर को कोट करूंगा। दिनकर की एक कविता है, समर शेष है, और उस कविता से ही मैं अपनी बात को विराम दूंगा। समर शेष है, इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा। जाहिर है ये आजादी के बाद की कविता है, और दिनकर मान रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी सही मायने में स्वराज्य मिला नहीं है। तो समर शेष है, इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा। जिसका है यह न्याय उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक पर्वत जो अड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे हटें अगर तो जग में यश पाएंगे। अड़े रहे ऐरावत तो पत्तों से बह जाएंगे। तो यह संकल्प है दिनकर का, और यह संकल्प हम सबका होना चाहिए कि हिंदी जो है वह उसका भविष्य उज्जवल हो। वर्तमान में जो उसके जो सकारात्मक पक्ष हैं वे पक्ष तो हिंदू को आगे लेकर के जाएंगे ही। जो उसकी बाधाएं हैं, जो उसके सामने चुनौतियां हैं, उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, और आने वाले युग में हिंदी को एक नए मुकाम तक हमें लेकर जाना है। और बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है कि हिंदी आज विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती जा रही है। यह अलग बात है कि हम भारतीयों में से ही कई हिंदी भाषी ऐसे हैं जिन्हें हिंदी भाषा का प्रयोग करने में हीन भावना का अनुभव होता है, हीनता का बोध होता है, अनुभव होता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और हम क्यों ना अच्छा सोचें। और दूसरी बात कि हिंदी को पूरा विश्व समुदाय स्वीकार करता है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर विश्व समुदाय को इससे भले ही आत्मिक जुड़ाव ना हो, लेकिन अगर बाजार से संबंधित जुड़ाव है तो भी उसे हिंदी की चिंता है और हिंदी को अपनाना पड़ रहा है। अगर दुनिया को भारत जैसा बाजार चाहिए तो हिंदी को तो स्वीकार करना ही होगा। और इसके अलावा जो जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उसका एक परिणाम यह भी हुआ था कि लोगों का बड़ी संख्या में विस्थापन विदेशों में हुआ था, और यहाँ की हिंदी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धर्म सब लेकर के वहां गए, और विदेशों में हमारी भाषा, हमारी संस्कृति फली फूली, और लगभग 150 विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई और हिंदी पढ़ाई होती है, हिंदी को समझा जाता है। वहां पर छोटे छोटे विभाग भी हैं, कई जगह पीठ भी बने हुए हैं। तो भविष्य चिंताजनक नहीं है, हिंदी का भविष्य उज्जवल है और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत आभार। और प्रोफेसर दर्शन पांडे मेरे सामने हैं। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत ही
शानदार और बहुत ही प्रभावशाली व्याख्यान, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत धैर्य से मुझे सुना और मुझे झेला। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर रुचिरा ढींगरा मैम को, वो आए व धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आप सबका वंदन, अभिनंदन। हमारी शक्ति, अभिव्यक्ति, अस्तित्व की पहचान है हमारी हिंदी। यह हमारी संवेदनाओं और अनुभूतियों से जुड़ी हुई है, उसे प्रकट करने वाली है और जन सामान्य की भाषा है। इस पर हम सबको गर्व है और हमेशा रहेगा। हमारे अनुरोध को डॉक्टर अनिल राय जी ने व्यस्त होने पर भी इतनी सहजता से स्वीकार किया, इसके लिए हिंदी विभाग आपका हमेशा ऋणी रहेगा। विभिन्न कॉलेजों से जुड़े हमारे सहयोगी और मित्रों का भी हार्दिक धन्यवाद। शिवाजी कॉलेज के अतिरिक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों से जुड़े छात्र छात्राएं निश्चित रूप से इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आप सबका भी हृदय की अतल गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में हिंदी विभाग के अपने सहयोगियों, छात्र कार्यकारिणी के सदस्यों, हिंदी विभाग के तीनों वर्षों के विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करना मैं अपना दायित्व समझती हूँ, क्योंकि इनके सहयोग के बिना एक कदम चलना भी मुश्किल है। आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद। आप सबको विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही आपसे एक और अनुरोध करना चाहूंगी, आप सब अपना वीडियो ऑन कर लें, जिससे आपकी प्यारी मनमोहक छवियों को हम भविष्य के लिए अपने साथ सुरक्षित रख सके। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।